दिल्ली समय से भी पुराना शहर। इस शहर में जितनी गलियां हैं उतनी ही कहानियां हैं। कहानियां संतों की, देवताओं की, बादशाहों की, पीरों की और हैवानों की, जिसने पूरी की पूरी दिल्ली को हमेशा के लिए बदल के रख दिया था। 26 अगस्त 1978 मदन मोहन चोपड़ा, जो कि इंडियन नेवी में कैप्टन थे, वो और उनकी पत्नी अपना काम जल्दी से ख़त्म करके शाम को 8 बजे रेडियो के आगे बैठ जाते हैं। शाम को 8 बजे रेडियो पर उनकी बेटी गीता का एक प्रोग्राम आना था। संजय, उनका बेटा, वो भी इस प्रोग्राम में भाग ले रहा था। ठीक 8 बजे वो रेडियो को चालू करते हैं। ऑल इंडिया रेडियो की ट्यून बजती है। उसके तुरंत बाद जिसकी आवाज़ आती है वो आवाज़ गीता की नहीं होती। मदन मोहन चोपड़ा और उनकी पत्नी काफ़ी हैरान हो जाते हैं और फिर वो दोबारा ट्यून करने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि किसी और चैनल पर उनकी बेटी की आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन उनकी बेटी की आवाज़ किसी भी चैनल पर सुनाई नहीं देती। अब उन दोनों को लगा कि हो सकता है ये प्रोग्राम कैंसिल हो गया हो। इसकी क्या वजह थी, ये तो गीता और संजय ही बता सकते थे। खैर, कैप्टन को 9 बजे बच्चों को पिकअप करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो के दफ्तर के बाहर गेट पर पहुंचना होता है। तो 8:45 पर वो अपना स्कूटर चालू करते हैं और ढोला कुआं से ऑल इंडिया रेडियो के दफ्तर निकलते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि बाहर कोई भी नहीं होता। तो वो अंदर ऑफिस में जाकर पता करते हैं। ऑफिस में जाने के बाद जब वो पता करते हैं, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि बच्चे कभी ऑल इंडिया रेडियो के दफ्तर पहुँचे ही नहीं थे। जब उनको ये पता चलता है तो घबराहट में वो फटाफट अपना स्कूटर चालू करते हैं और घर की तरफ भागते हैं। जब वो घर पहुँचते हैं तो वहाँ पर भी बच्चे नहीं मिलते। उसके बाद वो अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सबको कॉल करते हैं। बच्चों का कुछ पता नहीं चलता। अब दोनों माँ बाप घबरा जाते हैं। रात का वो वक्त था। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, डर वैसे वैसे बढ़ रहा था। मदन मोहन चोपड़ा 10:15 पर पुलिस कंप्लेंट लिखवाते हैं। अपने बच्चों की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के बाद वो अपना स्कूटर चालू करते हैं। बाहर निकलकर बच्चों को ढूंढना शुरू करते हैं। सबसे पहले मदन मोहन चोपड़ा पास के ही एक अस्पताल में जाते हैं जिसका नाम था विलिंगडन हॉस्पिटल। हो सकता है कि बच्चों का एक्सीडेंट हो गया हो, इस वजह से वो उस पास के अस्पताल में जाके गीता और संजय की फ़ोटो दिखाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी बच्चे नहीं मिलते। एक निराश बाप अपने बच्चों के बिना वापस 11:30 बजे घर लौटता है। दोबारा वो पुलिस में फ़ोन करते हैं 11:30 बजे और फिर से एक और मिसिंग कंप्लेंट लिखवाते हैं। उसी रात विलिंगडन हॉस्पिटल में एक ऐसी चीज़ हुई जो कि इस केस की एक अहम कड़ी होने वाली थी। 2 लोग, उनमें से एक का नाम था विनोद और दूसरा हरभजन, हॉस्पिटल में एंटर होते हैं। इमरजेंसी में वो जाते हैं। वहाँ पर डॉक्टर प्रीति सिंह चावला मौजूद होती है। वो देखती हैं विनोद के सर पे एक काफ़ी गहरी चोट लगी है। जब वो उस चोट को एग्जामिन करती हैं तो वो तुरंत ही इसको ACMO में रेफ़र कर देती है। डॉक्टर यासिम ईमान उस समय ACMO ऑफिसर थे, असिस्टेंट कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर। वो भी विनोद की चोट को एग्जामिन करते हैं और तुरंत उसका एक्सरे करने के बाद, फिंगरप्रिंट्स लेने के बाद फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पर कांस्टेबल रणबीर सिंह, जो उस दिन अपनी ड्यूटी कर रहे थे, वो विनोद से पूछताछ करते हैं और विनोद उनको बताता है 2-3 लोग विनोद से छीना झपटी करते हैं और उनके हाथ से घड़ी छीनने की कोशिश करते हैं। इसी छीना झपटी के बीच उनमें से एक इंसान विनोद के सर पर वार करता है और वहाँ से फरार हो जाता है। उसके बाद हरभजन, जो कि वहाँ से गुजर रहा होता है अपनी गाड़ी DHT 280 में, वो विनोद को देखता है और ऐसी हालत में सीधा अस्पताल लेके आता है। तो ये कहानी विनोद कांस्टेबल को बताते हैं। उसके बाद कांस्टेबल तुरंत ही पुलिस स्टेशन में कॉल करते हैं, इसको रिपोर्ट करते हैं। तो 10:40 पर सब इंस्पेक्टर हरीश चंद्र साथ में हरीराम, एक कांस्टेबल, सीधा अस्पताल आते हैं और वहाँ पर वो कंप्लेंट को रजिस्टर करते हैं। कंप्लेंट को रजिस्टर करने के बाद वो हरभजन और विनोद की दोनों की स्टेटमेंट्स को भी रिकॉर्ड करते हैं। साथ ही साथ विनोद कहता है कि अब मुझे घर जाना है, लेकिन हॉस्पिटल उनको एडवाइस करता है कि नहीं, आज रात को आप यहीं रुकिए। लेकिन विनोद जिद करने लगता है। जब ये बात सब इंस्पेक्टर को पता चलती है तो वो तुरंत ही विनोद से कंसेंट फॉर्म को साइन करवाते हैं। वो विनोद को कहते हैं
कि हमें उस क्राइम सीन पे लेके चलो जहाँ पे ये सब हुआ। चारों लोग हरभजन की गाड़ी में बैठकर, जिसका नंबर था DHT-280, सीधा उस जगह पर जाते हैं। रात के करीब 12 बजे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है उस जगह की और देखती है आसपास, तो उनको कोई भी ऐसा निशान नहीं मिलता जहाँ पे ऐसा लगे कि ऐसी छीना झपटी हुई है। पुलिस को बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि यूजुअली ऐसे केसेस में जहाँ पर छीना झपटी हुई वहाँ पर कहीं ना कुछ एविडेंस ज़रूर होता है। पुलिस हरभजन को बोलती है कि चलो हमें पुलिस स्टेशन वापस छोड़ देना। उसके बाद हरभजन, विनोद और दोनों पुलिस वाले पुलिस स्टेशन आते हैं। वहाँ पर भी कुछ पेपर वर्क करने के बाद विनोद बोलता है पुलिस वालों को कि अब मेरे सर में दर्द हो रहा है और मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही है, मुझे निकलना है। साथ ही साथ हरभजन भी जिद करने लगता है कि अब मुझे जाना है, और दोनों पुलिस वालों को ये वादा करते हैं कि अगले दिन सुबह 10 बजे वो पुलिस स्टेशन पर मिलेंगे और आगे की इन्वेस्टिगेशन में पुलिस की मदद करेंगे। पुलिस उन पर भरोसा कर लेती है और उन दोनों को जाने देती है। लेकिन अगले दिन सुबह दोनों में से कोई भी नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ मोहन चोपड़ा नेवी ऑफिसर के घर पे चिंताएं बढ़ती जा रही थी। गीता और संजय का अभी तक कुछ नहीं पता था। 27 तारीख के दिन भी दोनों का कोई पता नहीं चला। उनको लगने लगा था कि उनके बच्चे किडनैप हो चुके हैं। 27 अगस्त सुबह 10 बजे पुलिस विनोद और हरभजन का इंतजार करती है, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंचता। उसके बाद पुलिस उनके दिए गए एड्रेस पर, जहां पर दोनों ने बताया था कि दोनों काम करते हैं, वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है जिस फैक्ट्री का उन्होंने एड्रेस दिया था वो फैक्ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। जब पुलिस को ये पता चलता है तो पुलिस उनके दिए गए एड्रेस पर जाती है। वहां पर भी उनको पता चलता है कि ये एड्रेस नकली है। पुलिस उस गाड़ी नंबर को भी चेक करती है जो कि हरभजन की थी, DHT-280। जब उस नंबर को जांचा जाता है तो ये पता चलता है कि ये किसी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, ये रजिस्ट्रेशन तो एक वेस्पा स्कूटर की है। ये कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये कहानी का गीता और संजय के गायब होने से क्या लिंक है, ये भी आपको अभी आके पता चलेगा। अब 27 तारीख का भी वो दिन बीत जाता है, गीता और संजय का कुछ पता नहीं चलता। 28 तारीख को रात के करीब 3:30 बजे एक कॉल आता है। कैप्टन चोपड़ा को ये कॉल दिल्ली पुलिस का था और दिल्ली पुलिस उनको एक रिज वाले इलाके में आने को कहती है। रिज वाला इलाका जो कि दिल्ली का एक ऐसा इलाका था जहाँ पे बीच में जंगल पड़ता था, और ऐसे इलाके में दिल्ली पुलिस उनको बुलाती है। कैप्टन चोपड़ा अपनी पत्नी के साथ तुरंत ही सुबह के करीब 4 बजे वो वहाँ पे पहुँचते हैं और 2 लाशों को आइडेंटिफाई करने के लिए उनको बुलाया गया था। जब वो 2 लाशों की तरफ बढ़ते हैं तो वो दूर से ही देख के उन लाशों को पहचान जाते हैं। वो उन्हीं बच्चों की लाशें थी। गीता और संजय की तलाश अब खत्म हुई, लेकिन वो दोनों मर चुके थे। अगले दिन डॉक्टर भारती सिंह, जो कि एक पुलिस सर्जन थी, वो गीता और संजय का पोस्टमार्टम करती है। रिपोर्ट्स ये भी रिवील करती हैं कि गीता के सर पे किसी धारदार चीज़ से हमला किया गया था। अब हमारा स्कल जो है वो 2 लेयर्स के ऊपर डिवाइड होता है, एक आउटर और एक इनर लेयर। तो ये रिपोर्ट ये रिवील करती है कि आउटर लेयर तक इतनी गहरी चोट मारी गई थी। गीता की रिपोर्ट में ये भी लिखा गया था कि दोनों कान पर कीड़े लग चुके थे। प्लस यही नहीं, जब वजाइनल इंस्पेक्शन करी गई इस रिपोर्ट में, तो बॉडी की हालत इतनी बुरी थी, इस स्टेट में थी कि ये भी नहीं बताया जा सकता था कि गीता का रेप हुआ है या नहीं। ये रिपोर्ट ये रिवील करती है कि गीता की डेथ जो थी वो ड्यू टू शॉक और हैमरेज से हुई थी। नेक पर भी कई इंजरीज थी और नेक पर भी जो इंजरीज थी वो सफिशिएंट थी डेथ के लिए इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्शन। अब जब ये डिस्कवरीज हो चुकी थी डेड बॉडीज़ की, तो न्यूज़पेपर के अंदर बड़ी बड़ी हेडलाइंस बन जाती है और हेडलाइंस के साथ उन दोनों बच्चों की तस्वीर भी लगाई जाती है। इसका एक फ़ायदा तो ये हुआ कि उस तस्वीर को देख के एक विटनेस जिसका नाम था डॉक्टर MS नंदा, वो DSP को कॉल करती हैं और बताती हैं कि हो सकता है उन्होंने ये बच्चे देखे थे 26 अगस्त को, देखे ही नहीं, शायद उन्हें लिफ्ट भी दी थी। MS नंदा ये बताती हैं कि उनमें से एक लड़का था और एक लड़की थी। लड़की की उम्र ज़्यादा थी और लड़का छोटा था। उस दिन बारिश हो रही थी, तो इस वजह से MS नंदा इतनी श्योर नहीं थी। जितनी बात हुई उन बच्चों से, उन्हें यह पता चला
कि वो ऑल इंडिया रेडियो जाने चाहते थे और शाम को 8 बजे उनका एक शो था। और ये डिटेल्स गीता और संजय की कहानी से हूबहू मेल खाती थी। उस दिन यही कहानी नहीं खुली, साथ ही साथ और कहानियां भी आईं। 26 अगस्त को भगवंत दास नाम का एक आदमी कहीं जा रहा होता है और वो देखता है कि एक मस्टर्ड कलर की फिएट गाड़ी जिससे काफ़ी शोर आ रहा होता है, वो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए उस गाड़ी के पास जाता है। वो अपना स्कूटर साइड में लगाता है और उस गाड़ी के पास जाता है। वो देखता है कि 2 व्यक्ति आगे बैठे हुए हैं और 2 बच्चे पीछे की सीट पर बैठे होते हैं। उनमें से एक जो लड़की थी वो ड्राइवर के बाल खींच रही होती है और पीछे जो एक लड़का था वो अपने हाथ पैर मार के कोशिश करता है बाहर आने की। भगवंत दास जैसे ही ये देखते हैं वो तुरंत गाड़ी की तरफ भागते हैं उन बच्चों की मदद करने के लिए, चिल्ला चिल्ला कर लोगों को भी बुलाते हैं। जब वो चिल्लाते हैं तो काफ़ी लोग गाड़ी के पास आने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो गाड़ी वहाँ से निकल जाती। भगवंत दास तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। उस समय एक अच्छी चीज़ ये हुई कि भगवंत दास ने उस गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था और उस गाड़ी का नंबर था HRK 8930। पुलिस को वो इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस थोड़ी देर बाद इस गाड़ी के नंबर की कंप्लेंट को रजिस्टर करती है और इन्वेस्टिगेशन को चालू करती है। थोड़ी देर में राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में, जो कि उसी एरिया के आसपास था, वहाँ पर एक इंद्रजीत नाम का व्यक्ति पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट लिखवाने आता है। वो बताता है कि साहब, मैं विलिंगडन हॉस्पिटल के आगे से निकल रहा था और मेरे साथ एक मस्टर्ड कलर की फिएट गाड़ी जिसमें 2 बच्चे पीछे बैठे हुए थे, वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे और आवाज़ मार रहे थे। मैंने अपने स्कूटर की स्पीड बढ़ाई और उस गाड़ी के साथ में लगाई तो मैंने देखा कि वो बच्चा अपने कंधे पर इशारा कर रहा था, खून दिखाने की कोशिश कर रहा था। अब इंद्रजीत को समझ आ चुका था कि ये बच्चे मदद मांग रहे हैं और वो बताते हैं पुलिस को कि मैंने अपने स्कूटर से उस गाड़ी का पीछा किया। पीछा करने के बाद एक रेड लाइट आई, वो गाड़ी उस रेड लाइट को जंप कर देती है। इंद्रजीत भी कोशिश करते हैं कि वो उस रेड लाइट को जंप करें, लेकिन उस रेड लाइट को जंप नहीं कर पाते क्योंकि दूसरी तरफ से ट्रैफिक आ जाता है। इस वजह से वो गाड़ी वहाँ से निकल जाती है। जैसे ही लाइट ग्रीन हो जाती है, इंद्रजीत तुरंत अपनी स्कूटर की स्पीड बढ़ाते हैं और उस गाड़ी का पीछा करने की कोशिश करते हैं। वो गाड़ी फिर वहाँ से गायब हो जाती है। अब ये कंप्लेंट इंद्रजीत पुलिस स्टेशन में देते हैं, लेकिन पुलिस इस कंप्लेंट को सीरियसली नहीं लेती। दूसरे एरिया की पुलिस MRK 8930 गाड़ी की तलाश को चालू करती है जिसकी कंप्लेंट भगवंत दास ने दी थी। अब भगवंत दास ने जिस गाड़ी की कंप्लेंट दी थी उसका नंबर था HRK, लेकिन पुलिस ढूंढ रही थी MRK। तो देखिए कितनी बड़ी लापरवाही है पुलिस की। और कहीं ना कहीं इस केस में देखा जाए तो पुलिस ने भी काफ़ी गलतियां करी। अगर पुलिस उस समय भगवंत दास की कंप्लेंट जो कि HRK 8930 गाड़ी की थी उसकी तलाश करती और साथ ही साथ जो राजेंद्र नगर थाने में इंद्रजीत जो अपनी कंप्लेंट लेके आया था उसकी कंप्लेंट को सीरियसली लिया जाता, तो क्या पता वो बच्चे अपने घर सही सलामत लौट जाते। 31 अगस्त को सुबह 6:45 7 बजे के करीब ईश्वर सिंह नाम के एक व्यक्ति का पुलिस को फ़ोन आता है और वो बताते हैं कि उनके इलाके में एक मस्टर्ड कलर की फिएट गाड़ी लवारिस खड़ी होती है। पुलिस वहाँ सुबह सुबह पहुँचती है, गाड़ी का जायज़ा लेती है, अशोक शर्मा को समन करती है। अशोक शर्मा वो व्यक्ति थे जिनकी कुछ दिनों पहले नई गाड़ी चोरी हुई थी अशोका होटल से रात के 10 बजे। अब अशोक शर्मा वहाँ पहुँचते हैं, साथ ही साथ फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया जाता है। वो वहाँ पहुँचते हैं अशोक शर्मा अपनी गाड़ी की चाबियों के साथ और गाड़ी को खोलते हैं और बाय चांस वो गाड़ी उन्हीं की होती है। पर उस गाड़ी पे नंबर जो होता है वो होता है DH7034। अशोक शर्मा भी हैरान हो जाते हैं, पुलिस भी हैरान हो जाती है और फॉरेंसिक टीम गाड़ी खुलते के साथ ही अपनी जांच शुरू करती है। इतना ही नहीं, जब गाड़ी की डिग्गी को खोला जाता है तो उसमें अलग अलग नंबर प्लेट्स मिलती हैं। गाड़ी की पूरी फोटोग्राफी करी जाती है और उस गाड़ी से जो भी मिलता है उन सबको पोजीशन में लिया जाता है पुलिस के द्वारा। अब फॉरेंसिक टीम उस गाड़ी की जांच करती है, उसमें से फिंगरप्रिंट्स को लिया जाता है, उसमें से छोटे छोटे एविडेंसेस को कलेक्ट किया जाता है, जैसे जो बाल थे मैट के ऊपर उसको भी कलेक्ट किया जाता है, साथ ही साथ जो ब्लड स्टेन्स सीट के ऊपर थे उसको भी कलेक्ट किया जाता है और जो गाड़ी के अंदर मैट पर मिट्टी थी उसको भी कलेक्ट करके उस मिट्टी से मैच किया जाता है जहाँ पे गीता और संजय की डेड बॉडी मिली थी। और इत्तेफाक की बात तो ये थी कि ये मिट्टी
वहाँ से मैच हो जाती है। अब पुलिस नए सिरे से जांच करती है और आसपास के इलाके में पूछताछ करती है। पुलिस को पता चलता है कि जितेंद्र नाम का एक व्यक्ति जिसकी वहीं पर दुकान थी, वो पुलिस को बताता है कि रात को 30 अगस्त को 10:30 बजे ये गाड़ी उसकी दुकान पे आई थी। उससे ड्राइवर ने एड्रेस पूछा था गली नंबर 10 का, जहाँ पर ये गाड़ी लवारिस खड़ी हुई मिली थी सुबह। जितेंद्र उसको एड्रेस बता देता है। इस हत्याकांड के पीछे कौन मौजूद था अभी तक कुछ नहीं पता था। पुलिस के हाथ भी खाली थे। साथ ही साथ पुलिस के ऊपर इतना प्रेशर था, पार्लियामेंट से लेके लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कौन है जिसने ऐसे भयानक हत्याकांड को अंजाम दिया। प्लस जो नंबर प्लेट बरामद हुई इस गाड़ी से, उसमें एक नंबर प्लेट जिसका नंबर था DHI 280, ये वही नंबर प्लेट थी जिसमें विनोद और हरभजन विलिंगडन हॉस्पिटल आए थे। पुलिस को शक हुआ कि कहीं ना कहीं इन सब के पीछे रंगा और बिल्ला का हाथ तो नहीं। अभी पूरी दुनिया रंगा और बिल्ला के नाम से वाकिफ नहीं थी। कौन थे रंगा और बिल्ला? रंगा और बिल्ला दोनों ही क्रिमिनल्स थे। अलग अलग शहरों में इन्होंने चोरियां कर रखी थी। बॉम्बे में इन पे कई मुकदमे दर्ज थे। बॉम्बे पुलिस से रंगा और बिल्ला की फ़ोटो मंगवाई जाती है। पुलिस को कहीं ना कहीं शक तो था कि रंगा और बिल्ला इस क्राइम में इन्वॉल्व हैं, लेकिन पुलिस के पास अभी पक्के सबूत नहीं थे। प्लस जब ये रंगा और बिल्ला की फ़ोटो बॉम्बे से मंगवाई जाती है तो जितने भी विटनेसेस थे वो ये फ़ोटो देख के पहचान तो जाते हैं, पर अभी रंगा और बिल्ला पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे। दिल्ली से 800 किलोमीटर दूर एक हादसा होता है 8 सितंबर को। एक ट्रेन आगरा से दिल्ली आ रही होती है, कालका मेल ट्रेन। उसमें एक मिलिट्री का कंपार्टमेंट होता है। उस कंपार्टमेंट में 2 सिविलियंस एंटर करते हैं। ये सिविलियंस जो होते हैं, इसको देखकर मिलिट्री के लेंस नायक उनके पास जाते हैं। वो बोलते हैं, उनको वार्न करते हैं कि ये मिलिट्री का कंपार्टमेंट है और यहाँ पर सिविलियंस जो हैं वो अलाउड नहीं है। उनमें से एक सिविलियन अपने दूसरे साथी को कहता है कि इसको हमारा भरा हुआ आइडेंटिटी कार्ड दिखा। ये सुनते ही दोनों लेंस नायक को शक होता है और वो इन दोनों को बंदी बना लेते हैं और रस्सी से बांध देते हैं। इतने में ही उनमें से एक जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है वो देखता है कि उनमें से एक इंसान की शक्ल हूबहू बिल्ला से मिलती है जो कि न्यूज़पेपर में छपी हुई थी। इसके बाद मिलिट्री उन दोनों से सख्ती से पूछताछ करती है और सख्ती से पूछताछ करने के बाद ये पता चलता है कि ये दोनों रंगा और बिल्ला ही थे, देश के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल जिसके ऊपर इनाम था। देश के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल ऐसे एक ट्रेन में एंटर होते हैं और खुद ही पकड़े जाते हैं। क्या ये एक इत्तेफाक था? पूछताछ होती है, रिकवरीज करी जाती है, अलग अलग एविडेंसेस की, अलग अलग वेपन्स की रिकवरी करी जाती है। जहाँ जहाँ रंगा और बिल्ला रुके थे वहाँ वहाँ पुलिस जाती है। अब बेशक पुलिस ने काफ़ी गलतियाँ करी हों इस केस के अंदर, लेकिन रंगा और बिल्ला अब पुलिस की शिकस्त में थे। पुलिस सारे एविडेंसेस और सारे विटनेसेस को कोर्ट में पेश करती है, लेकिन ये एविडेंसेस और ये विटनेसेस सिर्फ चोरी तक सीमित थे। किसी ने भी रंगा और बिल्ला को गीता और संजय की हत्या करते हुए नहीं देखा था, जो कि रंगा और बिल्ला की एक मात्र ढाल बनने वाला था इस केस के अंदर। पुलिस को लगा कि रंगा और बिल्ला कुछ ना कुछ करके कोर्ट को गुमराह करेंगे, और हुआ भी यही। रंगा और बिल्ला ने पुलिस को गुमराह करने के लिए रंगा ने अपनी कन्फेशन स्टेटमेंट देने की डिमांड करी। कन्फेशन स्टेटमेंट देने की डिमांड मजिस्ट्रेट के आगे जब रंगा ने रखी तो मजिस्ट्रेट ने उन्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस बताए, क्योंकि अगर एक बार कन्फेशन स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस डेथ पेनल्टी भी हो सकते हैं। मजिस्ट्रेट के इतने कॉन्सिक्वेंसेस बताने के बाद रंगा ने 21 सितंबर को अपनी कन्फेशन स्टेटमेंट दी। 21 तारीख को वो स्टेटमेंट पूरी नहीं होती तो 22 तारीख को बची हुई स्टेटमेंट ली जाती है। थोड़े दिनों बाद 27 अक्टूबर को सेम बिल्ला ने भी एक कन्फेशन स्टेटमेंट दी। बिल्ला को भी मजिस्ट्रेट ने ये बताया कि ये कन्फेशन स्टेटमेंट देने का मतलब ये है कि इससे डेथ पेनल्टी भी हो सकती है, लेकिन बिल्ला फिर भी ये स्टेटमेंट देना चाहता था। 27 अक्टूबर को ऑलमोस्ट 1 महीने बाद बिल्ला ने अपनी कन्फेशन स्टेटमेंट दी, और जब ये मामला सुलझता हुआ दिख रहा था तभी इस कहानी में ट्विस्ट आया। रंगा ने अपनी स्टेटमेंट वापस ले ली। थोड़े दिनों बाद बिल्ला ने भी यही किया, सेम अपनी स्टेटमेंट वापस ले ली। वो अपनी स्टेटमेंट से मुंह कर गए दोनों और ये कहा कि पुलिस ने
प्रेशर में उनसे ये स्टेटमेंट दिलवाई है। साथ ही साथ उन्होंने ये बोला कि दिल्ली पुलिस के ऊपर ये केस सॉल्व करने का प्रेशर था, पॉलिटिकल प्रेशर होने की वजह से रंगा और बिल्ला को फंसाया जा रहा है गीता और संजय के मर्डर के लिए। अब ये केस उलझ चुका था क्योंकि ये केस पूरा ही सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के ऊपर था। दिल्ली पुलिस के ऊपर भी कई सवाल उठाए गए। जो वेपन्स बरामद हुए थे दिल्ली पुलिस को, वो भी बोला गया रंगा और बिल्ला के द्वारा कि ये वेपन्स खुद ही दिल्ली पुलिस ने इम्प्लांट किया उनको फंसाने के लिए। अब ये केस ने बिल्कुल ही यूटर्न मार दिया था और इस केस ने ऐसा ही यूटर्न मारा कि कहीं ना कहीं रंगा और बिल्ला अपना बचाव करते हुए दिख रहे थे। साथ ही साथ पूरा का पूरा देश इंसाफ की भीख मांग रहा था। जल्दी से जल्दी गीता और संजय के कातिलों को फांसी की सज़ा चाहिए थी। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये था कि कोर्ट कैसे इन सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के बेसिस पर फांसी की सज़ा को अंजाम दे। कोर्ट को ये डिसाइड करना था कि कैसे ये सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस रंगा और बिल्ला को फांसी के फंदे तक लेके जाएंगे। रंगा और बिल्ला ने जो कन्फेशनल स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट को दी थी ये एडमिसेबल थी कोर्ट के अंदर, क्योंकि ये पुलिस को नहीं दी गई थी और यही एविडेंस से आगे प्रोसीडिंग्स चली। फाइनली रंगा और बिल्ला को फांसी के फंदे तक ले जाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। अब इन दोनों की कन्फेशन स्टेटमेंट में क्या था मैं आप लोगों को वो बताता हूँ। सबसे पहले रंगा अपनी कन्फेशन स्टेटमेंट देता है और अपनी कन्फेशन में कहता है कि वो बॉम्बे में चोरियाँ करता था और वो बिल्ला के साथ दिल्ली आता है। वो अपने अगले शिकार की तलाश में होते हैं। उन्होंने मिलकर बिल्ला और रंगा ने एक मस्टर्ड कलर की फिएट अशोका होटल से गायब करी थी और उसमें से डोर हैंडल्स को निकाल दिया था। वो पूरी प्लानिंग से किडनैपिंग को अंजाम देने के लिए दिल्ली की सड़कों पे घूमते हैं। 26 अगस्त को रंगा और बिल्ला दिल्ली की सड़कों पे घूम रहे होते हैं। तभी उनको 2 बच्चे लिफ्ट मांगते हुए दिखते हैं। वो दोनों उन दोनों बच्चों को पिछली सीट पे बिठाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। इन दोनों को लगा कि अमीर घर के बच्चे हैं। बिल्ला इन बच्चों को गाली देता है। इसके बाद गीता जो कि रंगा के पीछे बैठी थी वो रंगा के बाल पकड़ के गाड़ी रुकवाने की कोशिश करती है और संजय भी कोशिश करता है अपने हाथ पैर मार के गाड़ी रुकवाने की। लेकिन बिल्ला इतने में एक शार्प ऑब्जेक्ट निकालता है और संजय के कंधे पर हमला कर देता है। और यही खून उस दिन इंद्रजीत ने अपनी स्कूटी पे जब वो सवार थे और उस गाड़ी का पीछा कर रहे थे तो यही खून संजय ने उनको दिखा के मदद मांगने की कोशिश करी। अब जैसे तैसे ये दोनों उस गाड़ी को एक पार्किंग लॉट में लेके जाते हैं और वहाँ पर वो गाड़ी लगाते हैं। संजय जिद करता है कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। इसके बाद रंगा और बिल्ला दोनों एक कैंपा की बोतल खरीदते हैं और संजय को देते हैं, लेकिन संजय पीने से मना कर देता है। इतने में गीता उन दोनों को बोलती है कि इसको आइसक्रीम खानी है, ये आइसक्रीम खाना पसंद करता है, इसको प्लीज़ आइसक्रीम दे दो। तो ये चुप हो जाएगा। तभी बिल्ला रंगा को बोलता है गाड़ी का नंबर चेंज करने के लिए और रंगा गाड़ी का नंबर बदल देता है। रंगा ने पूछा उन बच्चों से कि तुम्हारे घर पे कौन क्या क्या काम करता है। तो उन बच्चों ने बताया कि हमारे पिता एक कैप्टन इंडियन नेवी में ऑफिसर हैं। गीता रंगा से पूछती है कि हमें कब छोड़ोगे। तो वो दोनों गीता को बताते हैं कि यहाँ से अभी एक ज्वेलर गुजरने वाला है और तुम दोनों को उसको रोक के एक लिफ्ट मांगनी है और जैसे ही वो रुक जाएगा तुम्हें हम छोड़ देंगे। तो ऐसा रंगा और बिल्ला के द्वारा कहा जाता है गीता और संजय को कि तुम दोनों को हमारी मदद करनी है और एक इंसान को रोकना है रोड पर और उनसे लिफ्ट मांगनी है और फिर तुम्हें हम छोड़ देंगे। इन दोनों को अभी पता भी नहीं था कि रंगा और बिल्ला किस हैवानियत की रास्ते पे इनको ले जाने वाले थे। अब रंगा ने वो गाड़ी एक कच्चे रास्ते पर रोक दी। वो संजय को रंगा के साथ भेज देता है। थोड़ी दूर जाने के बाद बिल्ला रंगा को इशारा करता है कि संजय को जान से मार दो और रंगा संजय को जान से मारने के लिए तलवार निकालता है और उस तलवार से जैसे ही वो वार करने लगता है तभी संजय अपनी जान की भीख मांगना शुरू कर देता है। ये देखकर रंगा रुक जाता है। इतने में बिल्ला पीछे से आता है, रंगा के हाथ से तलवार लेता है और संजय के ऊपर कई वार कर देता है। संजय को मौत के घाट उतार देता है और वो कहता है रंगा को कि तेरे बस की कुछ भी नहीं है। इसके बाद बिल्ला वो तलवार वहीं फेंक कर
वापस गाड़ी की तरफ चला जाता है और रंगा को बोलता है कि इस लाश को ठिकाने लगा दो। संजय की बॉडी को घसीट कर झाड़ियों में फेंक देता है। उसके बाद वो तलवार को साफ करता है वहाँ की घास से और गाड़ी की तरफ जाता है और वो देखता है कि बिल्ला गीता के साथ रेप कर रहा होता है। जब वो ये देखता है तो वो गाड़ी के पास जाता है और बिल्ला उसको कहता है कि अब मैंने कर लिया, अब तेरी बारी, अब तू कर। लेकिन रंगा उसको बोलता है कि मैं गाड़ी में नहीं कर सकता, क्योंकि मैं गाड़ी में नहीं कर पाऊंगा और अगर गीता ने मुझे मारा तो मैं वहीं मर जाऊंगा। ये सुन के बिल्ला गाड़ी की सीट को बाहर निकालता है और फिर कहता है कि अब जा तू कर ले। रंगा के रेप करने के बाद बिल्ला दोबारा गीता के पास जाता है उसका दोबारा रेप करने के लिए, लेकिन ना जाने गीता में इतनी हिम्मत कैसे आई, तो वहाँ पड़ी तलवार को उठा के गीता उसके सर पे वार कर देती है और सर पे वार करते ही गीता वहाँ से भागना शुरू करती है। भागते भागते जैसे ही वो थोड़ी दूर तक पहुँचती है रंगा उसको पकड़ लेता है और रंगा उसको समझाता है कि ऐसे हालात में तुम्हारा भाई तुम्हें देखेगा तो क्या सोचेगा, जाओ जाके कपड़े पहन लो और संजय तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। गीता रंगा की बातों में आ जाती है और वो वापस जाती है गाड़ी के पास और अपने कपड़े पहनना शुरू करती है। कपड़े पहनने के बाद रंगा उसको संजय के पास लेके जाता है। जैसे जैसे वो चल के जा रहे होते हैं पीछे से बिल्ला गीता को भी मौत के घाट उतार देता है और उसी तलवार से गीता के सर पे हमला कर देता है। जैसे ही गीता की डेथ हो जाती है दोनों उसकी लाश को उसी झाड़ियों में फेंक कर वहाँ से निकल जाते हैं। अब वो गाड़ी सीधा पेट्रोल पंप पे लेके जाते हैं, वहाँ पे अपने हाथ मुंह धोते हैं। पेट्रोल पंप पे हाथ मुंह धोने के बाद ये दोनों विलिंगडन हॉस्पिटल की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि बिल्ला को जो चोट लगी थी और जो गीता ने इतनी हिम्मत करके उसके सर पे मारा था उसकी वजह से बिल्ला को ब्लीडिंग हो रही थी और दर्द हो रहा था और इसकी वजह से उनको पास के नज़दीकी हॉस्पिटल में जाना पड़ता है विनोद और हरभजन बन के। और देखिए किस्मत की बात, थोड़ी देर पहले ही उस हॉस्पिटल में गीता और संजय के पिता मौजूद थे। फाइनली 21 अप्रैल को कोर्ट इन दोनों को मौत की सज़ा सुना देती है और रंगा और बिल्ला को मौत की सज़ा देने के लिए वक्त तय हो चुका था, समय तय हो जाता है, जगह तय थी। इनकी मौत से पहले इनका इंटरव्यू लेने के लिए कोर्ट से परमिशन ली गई थी, जिसमें रंगा ने तो मना कर दिया था और बिल्ला ने इंटरव्यू दिया और बिल्ला ने ये कहा मैंने कुछ नहीं किया। अब दोनों के फांसी के फंदे तैयार थे, सिर्फ घड़ी की तरफ देखा जाता है और उन दोनों की गर्दन को उस फंदे में फंसाकर उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली जाती है। उसके बाद जब उन दोनों को लटका दिया गया था तो वहाँ पे एक डॉक्टर मौजूद होता है जब भी ऐसी केसेस में फांसी दी जाती है और उस डॉक्टर को बोला गया इनकी धड़कन चेक करने के लिए। बिल्ला तो मर चुका था लेकिन रंगा अभी भी जिंदा था। रंगा की मौत के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि इनकी लाश को 2 घंटे तक लटका हुआ छोड़ देते हैं और हुआ भी यही। उनकी लाशों को 2 घंटे तक लटका हुआ छोड़ दिया गया और फिर दोबारा आके चेक किया गया, लेकिन रंगा की धड़कनें अभी भी चल रही थी। तभी उनमें से एक कांस्टेबल को रंगा के पैर पकड़ के उसको खींचने के लिए बोला गया और उसके बाद रंगा की सांसें थमी। उनके घर वालों ने तो मना कर दिया था उनकी बॉडी लेने से। गीता और संजय दोनों इस कहानी में एक साहस का परिचय देते हैं। अगर गीता उस दिन हिम्मत दिखाकर बिल्ला के सर पे वार ना करती तो शायद बिल्ला कभी हरभजन बन के विलिंगडन हॉस्पिटल में पहुंचता नहीं और शायद कभी पकड़ा भी नहीं जाता। साथ ही संजय ने भी इतनी बहादुरी दिखाई, अगर उस दिन वो उस गाड़ी में इतने लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं करता तो ना जाने ये क्रिमिनल किस किस के साथ क्या क्या करते और ना जाने कभी पकड़े जाते या नहीं पकड़े जाते। इन दोनों बच्चों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। साथ ही चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने इन दोनों बच्चों के नाम पर एक गीता चोपड़ा अवार्ड और संजय चोपड़ा अवार्ड, नेशनल ब्रेवरी अवार्ड जो होता है बच्चों को दिया जाता है,
जो कि 16 साल से छोटे होते हैं, वो अनाउंस किया गया। रंगा और बिल्ला जैसे क्रिमिनल्स और एक तरफ गीता और संजय जैसे मासूम बच्चे, शैतान और भगवान, दोनों इसी पृथ्वी पर मिलते हैं। मैं नहीं जानता कि इस लड़ाई में किसकी जीत हुई, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जो फांसी की सज़ा रंगा और बिल्ला को दी, ये इनफ नहीं थी। ये कहानी थी रंगा और बिल्ला की, और अगर ऐसी ही स्टोरीज़ को आप सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नीचे कमेंट कर सकते हैं ऐसे केसेस जो आप मेरी ज़ुबानी सुनना चाहते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ गिव इट ए लाइक। और मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग इस वीडियो पे कमेंट करें। थैंक यू सो मच, और अब मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीक एक और नई कहानी के साथ।